नमस्कार दोस्तों, आज से हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ इस वीडियो के पहले पार्ट से शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी ऐसे अपडेट्स या आर्टिकल्स छूट ना जाए और आपको भी इस वीडियो को सुनने और देखने की अलग अनुभूति मिले। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। चेक बाउंस हुआ तो दूसरे खाते से काट लिए जाएंगे पैसे। देश में चेक बाउंस के लाखों मामले अदालतों में लंबित पड़े हैं। अब सरकार इनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। वित्त मंत्रालय चेक जारी करने वाले के अन्य खातों से पैसे काटने और ऐसे मामलों में नए खाते खोलने पर रोक जैसे कई कदमों पर विचार कर रहा है। ये सुझाव अमल में आते ही भुगतानकर्ता को चेक का भुगतान करने पर मजबूर होना पड़ेगा और मामले को अदालत तक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे कारोबारी सुगमता बढ़ेगी तथा खाते में पर्याप्त पैसा नहीं होने के बावजूद जानबूझ के चेक जारी करने के चलन पर भी रोक लगेगी। प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन लाने की तैयारी। प्रोजेक्ट टाइगर को मिली अभूतपूर्व सफलता के बाद देश में अब बब्बर शेरों और डॉल्फिन के संरक्षण को लेकर भी 2 अलग-अलग प्रोजेक्ट शुरू होंगे। ताज़ा आंकलन के मुताबिक देश की अलग-अलग नदियों में करीब 3700 डॉल्फिन पाई जाती हैं। इन्हें गंगेटिक डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल देश के जिन राज्यों की या वहां से गुजरने वाली नदियों में गंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती हैं उनमें असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। आत्मघाती वादे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार 2015 से लगातार 2019 से 20 तक रेवेन्यू सरप्लस में है। इसका खुलासा भारत के सीएजी यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ऑडिट में सामने आया है। वहीं पे वर्तमान में मुफ्तखोरी के वादे से कुछ राज्यों की आर्थिक स्थिति चिंताजनक रही है। पंजाब की हालत बहुत खराब है। तमिलनाडु पर 6.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है। महाराष्ट्र पर 6 लाख करोड़, पश्चिम बंगाल पर 5.5 लाख करोड़, राजस्थान पर 4.5 लाख करोड़ और वहीं पर आंध्र प्रदेश पर भी करीब 4 लाख करोड़ का कर्ज है। चिप के कमी का समाधान निकालने में जुटी कंपनियां। कोरोना महामारी के काल के दौरान दुनिया भर में पैदा हुई सेमीकंडक्टर की समस्या कम होनी शुरू ही हुई थी कि रूस यूक्रेन युद्ध और चीन ताइवान अमेरिका के बीच पैदा हुए तनाव ने नई मुसीबत पैदा कर दी। टाटा मोटर्स के इंजीनियर जहां सिर्फ एक ही चिप के माध्यम से पूरी गाड़ी चलाने की सुविधा पर काम कर रहे हैं, वहीं सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी अपने वाहनों की डिज़ाइन पर काम कर रही है ताकि भविष्य में ज़्यादा चिप की ज़रूरत ही ना पड़े। दरअसल एक कार में औसतन 50 से 150 चिप लगते हैं। कार जितनी प्रीमियम होगी उतने ही ज़्यादा चिप की ज़रूरत होती है। कार कंपनियों के स्तर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं, हालांकि इसके बावजूद स्थिति सामान्य नहीं है। मसलन ताइवान की कंपनियों की तरफ से आपूर्ति अभी भी समान नहीं हुई है। बीसीसीआई के अध्यक्ष बन सकते हैं जय शाह। बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष सौरभ गांगुली की जगह अमित शाह के बेटे जय शाह बन सकते हैं, जो वर्तमान में बोर्ड के सचिव हैं। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्य राजीव शुक्ला सचिव बनने की होड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि सौरभ गांगुली से भारत सरकार की नाराजगी सामने आई है। बीसीसीआई का चुनाव 18 अक्टूबर को मुंबई में होगा। कलिंगा स्टेडियम तैयार है। यह ओडिशा और कलिंगा परिसर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो राज्य के उन 2 स्थानों में से एक होगा जहां अगले साल पुरुष FIH हॉकी विश्व कप के मैच खेले जाएंगे। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए यहां का कलिंगा स्टेडियम नई सीटें, नई पिच और विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ तैयार है। इस स्टेडियम में ग्रुप ए के 5 मैच होंगे, जिसमें 4 देश भारत, अमेरिका, मोरक्को और ब्राज़ील एक दूसरे के साथ खेलेंगे। धोनी ने अपनी कंपनी खोली। MS धोनी को दुनिया के महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान ने अब अपना प्रोडक्शन हाउस खोल ही लिया है। यह धोनी एंटरटेनमेंट के नाम से जाना जाएगा। धोनी के इस प्रोडक्शन हाउस में हिंदी नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्में बनेगी। धोनी एंटरटेनमेंट का स्वामित्व माही और उनकी पत्नी के पास होगा। अब रोबोट करेगा सोलर पैनल की धूल। आपको बता दें कि सौर ऊर्जा उत्पादन में पैनल पर जमी धूल बाधा बनती है और सूर्य की सीधी किरणें नहीं मिल पाने के कारण करीब 15 से 20% बिजली का उत्पादन कम होता है। IIT जोधपुर से इंजीनियरिंग स्नातक नीरज कुमार ने एक रोबोट तैयार किया है
जिसके माध्यम से बगैर पानी खर्च किए सौर पैनलों की बेहतर सफाई कम से कम समय में हो रही है। जहां एक व्यक्ति 3 दिन में प्रतिदिन 6 घंटे साफ करता है, यानी कुल 18 घंटे लगते हैं, यह रोबोट मात्र 45 मिनट में इसी कार्य को संपन्न कर देता है। इनके परीक्षण के दौरान आई लागत की वसूली 18 से 24 महीने में ही हो जाएगी। अफ्रीकी देश भारत से रुपया में कारोबार करने के लिए तैयार। यूक्रेन रूस के संकट के बाद कई छोटे देश स्थानीय मुद्रा में कारोबार करने को तैयार हैं। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच $4.5 अरब का द्विपक्षीय कारोबार होता है, जबकि भारतीय कंपनियों का वहां $3.6 अरब का निवेश है। भारत तंजानिया में एक SEZ भी स्थापित करना चाहता है। इसी तरह 29 सितंबर को भारत और नाइजीरिया के विदेश मंत्रालयों के बीच हुई सालाना बैठकों में पहली बार स्थानीय मुद्रा में कारोबार करने को लेकर बात हुई है। दोनों पक्षों ने यह स्वीकार किया है कि स्थानीय मुद्रा में कारोबार शुरू करने से द्विपक्षीय कारोबार को काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। तेल कंपनियों को 21,270 करोड़ रुपए का घाटा होने की आशंका। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रोडक्शन कॉस्ट के अनुरूप देश में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ने के चलते ऑयल कंपनियों को बड़ा घाटा होने का अनुमान है, जो 21,270 करोड़ रुपए का हो सकता है। बता दें, पहली तिमाही में ही कंपनियों पर पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहने और रिफाइनिंग मार्जिन घटने से भारी नुकसान हुआ है। भारत और ब्रिटेन के बीच FTA की राह ने अड़चन ले ली है। आपको बता दें कि भारत और ब्रिटेन दोनों देशों ने ही इस महीने दिवाली तक FTA वार्ता पूरी होने और एक समझौता संपन्न करने की समय सीमा तय की हुई थी, लेकिन दोनों देशों के बीच डेटा लोकलाइजेशन और ब्रिटिश कंपनियों को भारत सरकार के कॉन्ट्रैक्ट्स में बोली लगाने की मंजूरी देने जैसे बड़े मुद्दे बड़ी अड़चन के तौर पर सामने आए हैं। भारत को मिल सकता है 300 अरब यूरो के एक फंड का एक हिस्सा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बारे में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनेन ने कहा है कि फ्रांस टकराव नहीं चाहता है, लेकिन क्षेत्र के लिए भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक प्रयासों को प्राथमिकता देना चाहिए। इमैनुएल लेनेन ने कहा है कि भारत को यूरोपियन यूनियन द्वारा घोषित ग्लोबल गेटवे स्कीम के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए घोषित 300 अरब यूरो के कोष का एक हिस्सा मिल सकता है। इस निवेश योजना को चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कंपटीशन के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान में उग्र हो रहा है आंदोलन। आपको बता दें कि ईरान में हिजाब के खिलाफ हिंसक आंदोलन की शुरुआत महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद हुई थी। अमीनी जब अपने परिवार के साथ जा रही थी और धार्मिक या मॉरल पुलिस ने उसे कार से उतारकर ठीक से हिजाब नहीं पहनने के आरोप में हिरासत में ले लिया था। उसे पूछताछ करने के लिए थाने ले गया, जहां कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि ईरान सरकार ने इसकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई है। इसके बाद पूरे देश में हिजाब के खिलाफ उग्र आंदोलन चल रहा है। वहीं बता दूं कि 50 से ज़्यादा महिलाओं की मौत की खबर है। अब बंदूकधारी प्रदर्शनकारी पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाने लगे हैं। इसी क्रम में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के खुफिया प्रमुख अली मौसावी की शुक्रवार को बंदूकधारी अज्ञात प्रदर्शनकारी ने गोली मारकर हत्या कर दी। मौसावी ईरान की धार्मिक पुलिस प्रमुख थे। पुलिस की यह इकाई ईरान में शरिया कानूनों का पालन कराती है। इस घटना से ईरान की अयातुल्लाह अली खुमैनी सरकार आंदोलनकारियों के खिलाफ और कठोर कार्रवाई कर सकती है। उत्तर कोरिया ने 2 हफ्ते में 7वीं बार जापान की तरफ 2 मिसाइलें दागी। दक्षिण कोरिया की मिलिट्री की तरफ से बताया गया कि लॉन्च की गई मिसाइल पूर्वी सागर में जाकर गिरी है। उत्तर कोरिया का कहना है कि अमेरिका की तरफ से पैदा होने वाले खतरों के मद्देनज़र ये परीक्षण किए जा रहे हैं। वहीं अमेरिकी सेना के हिंद प्रशांत कमांड की तरफ से भी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षणों की बात कही जा रही है। कमांड की माने तो इस टेस्ट से यह साबित होता है कि उत्तर कोरिया का मिसाइल प्रोग्राम कितना आक्रामक हो चुका है। दोस्तों, यदि आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।